हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रीवियस क्लास पे ऑलरेडी हमने डायटम्स के कुछ स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि हमने कुछ फीचर्स और कुछ हमने डायटम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डायटम्स की रिप्रोडक्शन, राइट? तो अगर हम डायटम्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज, एक चीज आपको बता दें, डायटम्स की अगर हम खासियत की बात करें तो उनमें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि ये माइटोटिक डिवीजन है, तो माइटोटिक डिवीजन भी एक तरीके का कौन सा फ्यूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है? बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे होता है और बाइनरी फ्यूजन आपका बेसिकली होगा नाइट में, राइट? तो वेजिटेटिव अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें डायटम्स में तो उनमें बाइनरी फ्यूजन होगा और बाइनरी फ्यूजन कब होगा? नाइट में, ठीक है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इनकी जो सेल है वो डिवाइड कर रही है और डिवाइड कर रही है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये भी हम कह रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन प्लस माइटोटिक डिवीजन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन हो रहा है और सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन जो हो रहा है वो हो रहा है कौन सा? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, राइट? तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। डाई एटम में हमने आपको बताया था कि ये सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है और सोप लाइक स्ट्रक्चर में आपका अगर आप देखोगे तो एक आपका स्मॉल लेयर इसमें पाई जाती है और एक लार्ज लेयर पाई जाती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये डायटम बनाया। अगर इस डायटम की बात करें तो डायटम का जो अपर वाला जो लिड है जो लार्ज साइज का है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इपिथीका। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसे क्या कहेंगे? इपिथीका, ठीक है। और इसके अलावा जो लोअर वाला जो इसमें लेयर पाई जाती है इसे हम कहते हैं हाइपोथीका, राइट? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें पूरा प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट पाया जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पे इसको प्रोटोप्लाज्म को पूरा एक लेयर से दिखा दे रहे हैं। लेयर से इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करना है, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें शो करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। और प्रोटोप्लाज्म अगर बना रहे हैं तो अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है? ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये क्या बना दिया डायटम्स में? ये बनाया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म, अच्छा पहली चीज, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस आपको क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म हम कब कहते हैं? जब हम, ठीक है, अगर हम फ्लूइड को काउंट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के अगर हम कहें तो हम कहते हैं कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म, राइट? अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर की लेयर के बारे में अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के बाहर की लेयर के बाहर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है और प्लाज्मा के मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे साइटोप्लाज्म। हम इसको स्ट्रक्चर से छोटा सा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सपोज ये है एक सेल, ये है इसका न्यूक्लियस। अब ये देखो, इस सेल में यहाँ पे हमने ये बनाया, न्यूक्लियस को अलग पेन से हम शो कर दे ताकि आपको ये आइडेंटिफाई कर सको। ये है न्यूक्लियस, देखो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप क्या देख रहे हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, राइट? और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? अगर ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हमें कंबाइनली कहना है कि सेल के अंदर जो प्लाज्म पाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है? तो आप उसको वन वर्ड में तब कह सकते हो कि ये प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म अगर हम कह रहे हैं
तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म भी इंक्लूड हो गया और साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बात करें तब आप कहोगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर हम कहें आपसे या पूछें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर कौन से आपका जो है फ्लूइड पाया जा रहा है, ठीक है, कौन सा आपका जो है मैट्रिक्स पाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर अगर हम बात करें जो प्रेजेंट है आपका फ्लूइड, तो उसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है या न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने प्रोटोप्लाज्म किसको कहा है, यहाँ पे हमने प्रोटोप्लाज्म किसको कहा, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट भी और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट भी, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की बात करें, यानी कि डायटम में ये एपिथीका है, ये हाइपोथीका है, ये प्रोटोप्लाज्म हमने ड्रॉ कर दिया। अब होता क्या है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में आपका आप देखोगे प्रोटोप्लाज्म स्वेल होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म अगर फूलेगा तो फूलने के बाद में ये बाइनरी फ्यूजन करेगा, मतलब एक डिवीजन करने लगेगा। तो अब आप नेक्स्ट लेयर, आप नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि ये है आपका एपिथीका, ठीक है। इसी से अटैच अगर हम बात करें, ये रहा हाइपोथीका, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म स्वेल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको इनलार्ज दिखा दें, क्योंकि स्वेल जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेल भी हमारी इनलार्ज हो जाए, ठीक है। इनलार्ज में दिखा देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ आपका जो पार्ट है वो एक्चुअल में, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म अगर स्वेल करता है तो बाहर की एपिथीका और हाइपोथीका में चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो है प्रॉपर शो करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा इनलार्ज व्यू दिखा दिया है। होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म स्वेल करेगा वो इसी एपिथीका और हाइपोथीका के अंदर मतलब करेगा। पहले क्या हुआ होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका जो है डायटम है, पहले ये शेप था, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आपका इतनी स्पेस में था, लेकिन जब स्वेल कर गया तो स्वेल करने के बाद हम अगर बात करें तो प्रोटोप्लाज्म ने क्या किया, ये स्पेस ज्यादा कवर कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का, राइट। तो यहाँ पे हमने ये इनलार्ज व्यू दिखा दिया है, ठीक है। हम इसको अब रब कर दे रहे हैं, हमें स्पेस चाहिए, इनलार्ज व्यू दिखा दिया। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म स्वेल कर गया है। प्रोटोप्लाज्म जब स्वेल किया है तो स्वेल करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। और हाँ, डिवाइड जब होगा तो डिवाइड के साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो बाइनरी फ्यूजन होगी, ठीक, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म में नहीं होगी, प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म, इसीलिए हमने टर्म यूज किया कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्योंकि देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है, और साइटोप्लाज्म वाला भी पार्ट आ गया। तो हम अलग अलग नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ भाई साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या हुआ, न्यूक्लियस भी आपका पार्ट डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म वाला पार्ट भी डिवाइड हो गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रहा साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो होल प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड, प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड। अब ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, राइट। अब प्रोटोप्लाज्म जब डिवाइड किया तो अब ये क्या होगा, यहां से बाइनरी फ्यूजन अब शुरू होगा। देखिए डिवाइड हुआ है लेकिन अभी दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम आपको एक मार्जिन से दिखाएं तो ये क्या होगा, इसी लेयर से, यहीं से जहां से डिवाइड हुआ है, यहीं से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज जो है बाइनरी फ्यूजन कर लेगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। जब डिवाइड होगा तो आप ये देखना, ये वाला जो पार्ट होगा वो इधर की तरफ, ये वाला पार्ट इधर की तरफ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बना है हम उसी को बना देते हैं, ये रहा इधर वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला रहा इधर वाला पार्ट, ठीक है। अब आप देखो ये लार्ज साइज है, ये एपिथीका था और ये हाइपोथीका है, तो एपिथीका आपका अलग हो गया, हाइपोथीका अलग हो गया। जब एपिथीका हाइपोथीका अलग होगा तो होगा क्या,
ठीक है, ये था एपिथिका, राइट। तो अब ये अपना एक नया हाइपोथिका फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक अपना नया हाइपोथिका फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ, ये न्यू हाइपोथिका, न्यू हाइपोथिका। अब न्यू हाइपोथिका है, और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म था, ये तो ऑलरेडी आपका डिवाइड हो ही चुका था, बस पूरी सेल डिवाइड नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गए। तो आपने देखा यहाँ वाला पार्ट जो डिवाइड हुआ, इसमें ओल्ड वाला एपिथिका आया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये ओल्ड वाला एपिथिका आया है, लेकिन जो हाइपोथिका है वो नया फॉर्म हुआ। अब देखो इधर, देखो ये वाला पार्ट जो डिवाइड हुआ था इधर वाला, ये क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओल्ड है वो हाइपोथिका आया है, राइट। हम यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं कि ये पहले क्या था, हाइपोथिका था, ये पहले क्या था, एपिथिका था, ठीक है। अब देखो यही हाइपोथिका यहाँ पे आएगा, राइट, एज इट इज आपका आएगा डिवाइड होके। अब लेकिन क्या होगा, ये हाइपोथिका अब हाइपोथिका नहीं रहेगा, बल्कि अब ये एपिथिका की तरीके से वर्क करने लगेगा, ठीक है। ये बन गया इसका एपिथिका, ठीक, ये एपिथिका जब एपिथिका की तरीके से वर्क करेगा तो इसका मतलब अब न्यू यहाँ पे एक हाइपोथिका फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि ये न्यू हाइपोथिका फॉर्म हुआ, न्यू हाइपोथिका, राइट। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट तो था ही, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पूरा था ही, डिवाइड हो चुका था। तो आपने क्या देखा बाइनरी फ्यूजन में या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म स्वेल हुआ, स्वेल होने के बाद में इसमें जो है पार्टीशन हुआ प्रोटोप्लाज्म में, और ये प्रोटोप्लाज्म बस डिवाइड नहीं हुए थे, ठीक है, सेल के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल भी डिवाइड होगी। जब सेल डिवाइड होगी तो यहाँ पे जो आपका ओल्ड एपिथिका था वो एज इट इज रहेगा, और न्यू हाइपोथिका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे ये हाइपोथिका था, यहाँ हाइपोथिका था, लेकिन यहाँ पे जब नया इसने डायटम बनाया तो ये वर्क करने लगा एपिथिका की तरीके से, और इसने जो है नया जो है हाइपोथिका फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म देख लिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो दो आपके डायटम बन गए। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज में वेरिएशन मिल रहा है। क्या आप देख रहे हो कि साइज में क्या हो रहा है, साइज में वेरिएशन है, साइज वेरिएशन है ना, क्योंकि देखो ये वाला जो है लार्ज साइज का है, ये आपका कैसा है, लार्ज साइज का है, और ये वाला कैसा है, ये स्मॉल साइज का हो गया, ठीक है। तो अब साइज में जो वेरिएशन मिल रहा है, इसमें ये भी तो फिर करेक्ट होना है। तो अगर हम इसके करेक्शन की बात करें तो इसका जो करेक्शन होगा वो आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि देखो बाइनरी फ्यूजन तो हो गया, और बाइनरी फ्यूजन होने के बाद अगर हम बात करें तो जो साइज में वेरिएशन आया है उस पे जो करेक्शन होना है वो कैसे होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपका जो भी आपका है करेक्शन करना है वो करेक्शन होगा, इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग भी होगी, राइट। अच्छा एक और चीज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्शन होगा वो ऑक्सोस्पोर फॉर्म करके होगा, यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सोस्पोर नाम का एक सेल फॉर्म होगी जो आपकी आगे जाके डायटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अगर बात करें कि दो आपके हैं जो डायटम्स के दो स्ट्रक्चर हमने आपको बताए थे, आपको कौन कौन से बताए थे, पिनेट बताया था, सेंट्रिक बताया था, है ना, पिनेट और सेंट्रिक। पिनेट का हमने स्ट्रक्चर कैसा बताया था कि ये सोप बॉक्स की तरीके से स्ट्रक्चर है, राइट। इसका हमने स्ट्रक्चर कैसा बनाया था, सोप बॉक्स की तरीके से था। इसका स्ट्रक्चर कैसा था, पैट्री डिश की तरीके से था, सेंट्रिक का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली स्ट्रक्चर जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखिए पिनेट और सेंट्रिक दोनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। अगर हम पिनेट में बात करें, सबसे पहले पिनेट का ही डिस्कशन कर लेते हैं। पिनेट में ना कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन के थ्रू आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए ये है डायटम, आप सभी जानते हैं ये है डायटम।
तो इस डायटम की अगर हम बात करें, इसके आउटर लेयर में, ठीक है, आउटर अगर हम बात करें तो म्यूसिलेज की एक कोट मिलेगी, ठीक है। यानी कि जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो है म्यूसिलेजनस कोट इसमें आपकी कवर होगी, किसमें, डायटम में। डायटम में जब म्यूसिलेजनस कोट कवर हो जाएगी, उसके बाद में जो इंटरनल ये एपिथीका, ये हाइपोथीका था, तो ऑल ओवर ये क्या, ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल ही तो है, ये सेल वॉल की ही तो कहला रही है, क्योंकि सेल वॉल के ही सारी चीजों से बनी हुई है। तो ये जो सेल वॉल है ये क्या होगी, धीरे धीरे डिसअपियर होगी। यानी कि अगर हमने बनाया एपिथीका, ये बनाया हाइपोथीका, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट के साथ हमने ये न्यूक्लियस बना दिया, तो अब आप क्या देखोगे कि ये जो आपकी लेयर है ये धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे सेल वॉल डिसअपियर होने लगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्लोली स्लोली क्या होगी, सेल वॉल डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, म्यूसिलेजनस कोट तो रहेगा, ठीक है, म्यूसिलेजनस कोट के अंदर इसकी जो सेल वॉल होगी वो डिसअपियर होगी। अब डिसअपियर होने के बाद में इनमें होगा मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि अब तक देखो एक चीज पहले बता दें, यहाँ पे ये जो बाइनरी फ्यूजन हुआ था, तो यहाँ पे ये भी आपका डिप्लॉइड था, 2n था, और ये भी 2n था, यानी कि प्लॉइडी की अगर हम बात करें तो दोनों की प्लॉइडी कैसी थी, 2n थी, डिप्लॉइड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब तक सेल वॉल डिसअपियर हुआ था तब तक इसकी प्लॉइडी 2n थी, लेकिन अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और जब मियोसिस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, ठीक है। 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे कुछ इस तरीके से आपके बनेंगे, ठीक है। ये एपिथीका वाली लेयर थी, ये हाइपोथीका थी, तो एपिथीका 4 आपके बनाएगी सेल, हाइपोथीका भी 4 आपकी बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके सराउंडिंग में अगर हम बात करें, म्यूसिलेजनस कोट थी, ठीक है, तो म्यूसिलेजनस कोट आपकी होगी। यानी कि ऑल ओवर ये जब डिसअपियर हुआ तो डिसअपियर होने पर यहाँ पे हम एपिथीका एपिथीका और हाइपोथीका की नहीं, हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की, क्योंकि जब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई तो अब न्यूक्लियस का काम आया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करेगा, अब ये मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस करेगा, यानी कि मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो बन रही है, एक आपकी इधर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और एक ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना। अब जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हमने देखो 2-2 दिखा दिए, तो अगर हमने 2 दिखाए हैं तो इसका मतलब ये एक का आपका 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और इसी तरीके से अगर हम एक और बना दे, सपोज यहाँ पे 2 डायटम थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाहिर सी बात है कि 2 आपके डायटम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इनके पास में क्या होगा, म्यूसिलेजनस कोट होगा, और प्लस इनकी भी सेल वॉल, दूसरे वाले की भी सेल वॉल क्या होगी, वो डिसअपियर होगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी न्यूक्लियस क्या करेगा, मियोसिस करेगा, तो ये वाले ने 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए, ए वाले ने भी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए, ठीक है। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहीं पे हम बता देते हैं क्योंकि आपको नीचे दिखेगा नहीं। 2 जो न्यूक्लियाई होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। सपोज ये हमने क्या किया, 2 न्यूक्लियाई, मतलब इसके भी और इसके भी, ठीक है, दोनों के क्या हो गए, 2 आपके डीजेनरेट हो गए, और 2 डीजेनरेट हो जाएंगे। उसके बाद में जो 2 बचे उनके बीच में जो है कॉन्जुगेशन ब्रिज आपका फॉर्म होगा, ठीक है, राइट, सॉरी, यहाँ पे ये फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज करने के बाद में इनके बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल आपका एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेगा, या फिर ये कह ले कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम डिटेल में, हम लिंकेज जब हम पढ़ेंगे क्लास 12 वाले लेक्चर में तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। फिलहाल के लिए हम आपको ये बता देते हैं, देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम ने क्या किया, इससे क्रॉस किया, ठीक है, और क्रॉस करके यहां से इसने डिवाइड कर लिया, ठीक है। जब डिवाइड कर लिया तो देखो इसको हम शेडेड दिखा दे रहे कि ये भी शेडेड था, ये भी शेडेड था, ठीक है। अब जब डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने पे क्या हो गया,
क्रोमोसोम ए का आधा पार्ट आया और यहाँ पे भी क्रोमोसोम बी का आधा पार्ट हो गया। यानी कि कहने का मतलब देखो हम यहाँ पे फिर से दिखा दे रहे हैं, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसके आधे पार्ट में ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, इसके आधे पार्ट पे ब्लैक से दिखा दे रहे हैं। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ, जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने पर ये वाला ब्लैक वाला पार्ट आ गया, ठीक है। जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने पर ये क्रोमोसोम अब आगे डिवाइड करेगा, सेपरेट होगा। जब सेपरेट होगा तो सेपरेट होने पर ये वाला इतना वाला पार्ट जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो शुरुआत में कैसा क्रोमोसोम था, ये पूरा ब्लू दिखाया और ये वाला हमने ब्लैक दिखाया था। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन बना वो कैसा बना, आपका ये आपका आधा ब्लू आधा ब्लैक, और ये आपका कैसा हो गया, आपका सपोज ये आपका आधा ब्लैक था और अब आधा ब्लू हो गया। ये लेयर से हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऐसा, राइट। तो ये अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, यानी कि एक अलग सा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया क्रोमोसोम का। जब अलग सा कॉम्बिनेशन इस तरीके से तैयार होता है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जेनेटिक मटेरियल जो हुआ है वो एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हुआ है, ऐसे आपका जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इस तरीके से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन बना है, ये से मतलब दोबारा से बना है, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, राइट। फिर से बता रहे हैं कि पहले क्रोमोसोम पूरा ब्लू था, ठीक है, और अब इसके बाद में जो ये दूसरा वाला क्रोमोसोम पहले पूरा ब्लैक था। मतलब आउटलाइन को जस्ट काउंट कर लीजिए, क्योंकि हमने ये पूरा ब्लैक से दिखा दिया, ये पूरा ब्लू से, बस वो बात अलग है कि आधा शेड हमने दिखाया और आधा ब्लैक दिखाया। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में क्रॉस हुआ। जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद में ये डिवाइड किए, डिवाइड होने पे क्या हुआ, अब ये पार्ट आपका एक डिवाइड होके एक में आ गया और ये पार्ट आपका डिवाइड होके एक में आ गया। तो अब देखिए आपकी पेरेंट आइडेंटिटी और फिर नए क्रोमोसोम की आइडेंटिटी अब क्या हो गई, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग हो गई, ठीक है, राइट। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, यहाँ पे क्या होगा, दो आपके जो है न्यूक्लियस डिजेनरेट हो गए और दो आपके क्या बनाएंगे, फ्यूज करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट तैयार करेंगे। अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट तो तैयार हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, फ्यूज करके देखो हम कह रहे हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। सपोज हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे अब आपका ये क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। जब कॉम्बिनेशन तैयार हो गया तो यहाँ पे अब ये दो सेल बन गई, ठीक है, ये दो सेल बन गई और म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर ही बनी है ये, ठीक है। ये म्यूसिलेजिनस कोट है, इसके अंदर ही बनी है। तो अब ये जो म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर ये फ्यूजन के बाद में जो सेल बनी है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर। यही कहलाती है क्या, ऑक्सोस्पोर, राइट। तो यानी कि ये जो बनी है ये क्या है, ये है ऑक्सोस्पोर, ठीक है। और देखो अब तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस होने के बाद जब 4 न्यूक्लियाई बनी थी वो हैप्लॉइड थी, लेकिन जब फ्यूजन हो गया और ये फ्यूजन हमने दिखाया तो अब फिर से क्या हो गई, डिप्लॉइड हो गई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 एम्प्लॉइडी मिली, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने इस तरीके से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दिखाए थे, ठीक है। तो इनके आपका क्या था, प्लॉइडी थी, हैप्लॉइड थी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पिनेट में जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो कॉन्जुगेशन में आप ये देखो कि सिर्फ एक जगह पे जब मियोसिस हो रही है तो हैप्लॉइड जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हैप्लॉइड अब यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके बाद में जब आपका दोबारा से फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूज कर गए और ऑक्सोस्पोर बना, तो ये आपके कैसे बने, ये इनकी प्लॉइडी 2n हो गई, यानी कि डिप्लॉइड हो गई। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सोस्पोर होंगे, ये जो ऑक्सोस्पोर बने, ठीक है, ये क्या करेंगे, एपिथीका और हाइपोथीका को फॉर्म करेंगे। यानी कि ये दो हैं, ये एपिथीका बनाया, हाइपोथीका बनाया, इसने भी एपिथीका बनाया और हाइपोथीका, और सिमिलर साइज का, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डायटम। यानी कि
पिनेट में आपका जो है ये कॉन्जुगेशन मेथड फॉलो करके इतने स्टेप्स में आपका फाइनल ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आपका डायटम एक कंप्लीट तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेंट्रिक में, सेंट्रिक हमने आपको बताया था आपका किस तरीके का होता है, पैटर्निश टाइप में। यहाँ पे सिंपल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक मेल डायमेटम की तरीके से काम करेगा, एक फीमेल डायटम की तरीके से। जो मेल डायटम की तरीके से आपका वर्क करेगा वो मेल गैमीट बनाएगा, जो फीमेल की तरीके से काम करेगा वो एग बनाएगा। यानी कि जो मेल गैमीट है उसे स्पर्मेटोजोआ और जो फीमेल गैमीट है उसे एग। अब क्या होगा, देखो सिंपल से ऐसे मान लो ये है मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा। ठीक है, इनका फ्यूजन होगा। अब ये फ्यूजन हो गया और फ्यूजन होने के बाद ये फिर क्या होंगे, ऑक्सोस्पोर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ऑक्सोस्पोर, यानी कि वापस से फिर वही कहानी। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान रखते हैं, यहाँ पे देखो पिनेट में 2 ऑक्सोस्पोर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सोस्पोर कितने बनेंगे, एक बनेंगे, क्योंकि एक ही का तो प्रोसेस हम फ्यूजन का बता रहे हैं। तो एक ऑक्सोस्पोर बना और अब एक ऑक्सोस्पोर क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, सेक्रीट करेगा हाइपोथीका और इपिथीका। यहाँ पे हमने नीचे मेंशन कर दिया है, क्या करेगा, इपिथीका और हाइपोथीका फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑक्सोस्पोर आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सोस्पोर बना और ऑक्सोस्पोर बन के वापस से ऑक्सोस्पोर ने क्या किया, इपिथीका और हाइपोथीका बनाया और हमारा डायटम फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये था आपका ऑल ओवर डायटम का आपका रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये डायटम का रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके जो है डाउट्स को पिन कर दीजिएगा। ठीक है, उसको आपको देख के रिवर्ट कर दिया जाएगा। और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।